Hello everyone. In the last lecture, we discussed about conversion of different entities into LLP. We also discussed about compromise or arrangement between LLP and the partners or LLP and the creditors. Okay. How application can be made to the uh, tribunal or to the government about compromise or arrangement, who can make the application, and once the compromise or arrangement is finalized by the tribunal, it is binding upon all the partners, creditors, LLP and the designated partners. We need a minimum confirmation of 3/4 in the value of creditors or partners. Okay. So these provisions were discussed in the last lecture. Today we are moving towards the end of the topic, and that is winding up and dissolution. Okay. Okay. So, winding up and dissolution. So generally, winding up is a process and dissolution is the end result of the process. तो जब भी हमें किसी भी एंटिटी को वाइंड अप करना होता है या लेट्स से बंद करना होता है, डिसॉल्व करना होता है, तो पहले हमको उस एंटिटी की असेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज करना पड़ता है। असेट्स को रियलाइज करना पड़ेगा, लायबिलिटीज को सेटल करना पड़ेगा, जो पैसा बचता है वो उसके ओनर्स को पे करना पड़ेगा, एंड व्हेन नथिंग इज लेफ्ट, फाइनली द एंटिटी इज डिसॉल्व्ड। तो वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है और डिसोल्यूशन उसका एंड है। ओके। वाइंडिंग अप ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मे बी वॉलंटरी और it can be by the tribunal. ओके। तो यहाँ पे वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से हो गया, ट्रिब्यूनल मतलब विद द इंटरफियरेंस ऑफ द कोर्ट। तो हम ऐसा पढ़ सकते हैं, विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट एंड विद द इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट। ओके। सो जिस किसी भी एलएलपी को हम वाइंड अप करेंगे, दैट विल बी डिसॉल्व्ड। ओके। चलो, कौन से केसेस में हम एलएलपी को वाउंड अप कर सकते हैं? ओके, द फर्स्ट केस इज व्हेन द एलएलपी सो डिसाइड्स, है ना, जब एलएलपी खुद ऐसा डिसाइड कर ले, मतलब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इट इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी। सेकेंड केस है कि जहां पे मतलब जैसे हम समझते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। इन एनी केस, अगर एलएलपी के पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स बिलो 2 हो जाते हैं, मतलब एक पार्टनर हो जाता है, और हम एलएलपी का बिजनेस इसी मैनर में 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करते हैं, तो उस एलएलपी को वाइंड अप करना पड़ेगा, और जो एक पार्टनर बचा था या एक इंडिविजुअल बचा था, उसका पर्सनल लायबिलिटी आएगा। दैट पर्सन विल बी पर्सनली लायबल। ओके। पॉइंट नंबर 3 इज when the LLP is acting against the interest of the sovereignty and integrity of India, okay, or the security of the state। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम एक एलएलपी बनाते हैं, उसका जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसमें हम उसका पर्पस भी लिखते हैं कि हम सो एंड सो पर्पस के लिए एलएलपी बना रहे हैं। तो जो लिखा हुआ पर्पस है वो लॉफुल है, पर एक्चुअल में एलएलपी ऐसे कोई काम कर रहा है जो हमारे कंट्री के अगेंस्ट हो। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का मतलब बेसिकली ऐसा समझ के चलेंगे, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। हमारी कंट्री के लिए वो बातें सही नहीं है, मतलब कहीं पे राइट्स करवाना, इलीगल वे में लेट्स से पैसा कहीं से लाना, एंड ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाना जो डेंजरस या हार्मफुल है,
ओके, विच कैन अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है कंट्री, वी आर नॉट कंसिडरिंग दी, लेट्स से स्टेट मींस गुजरात या महाराष्ट्र, ऐसे नहीं, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है इट इज सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो अगर कोई भी एलएलपी ऐसा कोई काम करता है विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो भी उसको वाइंड अप कर सकते हैं। नंबर 4 is when the LLP makes a default in filing statements for 5 consecutive financial years। हमने सेक्शन 34 35 में देखा था, है ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, अगर 5 साल के लिए, बट इसमें ध्यान रखना है 5 कंजिक्यूटिव, एक साथ 5 साल के लिए अगर कोई भी एलएलपी अपने अकाउंट्स या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करता है तो, या तो मतलब ये 4 स्पेसिफिक रीजन है। इसके अलावा अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है, इफ द ट्रिब्यूनल इज द ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, दैट द एलएलपी बी वाउंड अप। मतलब लेट्स से कि एलएलपी इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स लायबिलिटीज ऑन टाइम, और किसी ने एनसीएलटी में जाके एप्लीकेशन कर दिया, तो एनसीएलटी ने एलएलपी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। ऑब्वियसली इसके लिए काफी एक लंबा प्रोसेस होता है, 6 महीने का, इट डज नॉट गेट ओवरनाइट। पर ऐसा समझो कि अगर एलएलपी को ये सही लगता है, मतलब ये 4 स्पेसिफिक रीजन है, बट 5वें में अदर्स, जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब क्या है, इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन जो ट्रिब्यूनल को सही लगता हो, सॉरी एलएलपी को नहीं, विच इज लेट्स से लुकिंग गुड टू द ट्रिब्यूनल, कि इस पर्पस की वजह से या इस रीजन की वजह से हमें एलएलपी को वाइंड अप करना पड़ेगा। सो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच एलएलपी मे बी वाउंड अप। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द प्रोविजन इन रिलेशन टू वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। अभी अभी के लिए हम उसके अंदर डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, व्हाट आर द रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एंड ऑल। Now comes the last part of the chapter, that is miscellaneous business transaction of partner with LLP। मतलब कोई भी पार्टनर LLP के साथ नॉर्मल तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकता है। उसमें वन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज गिविंग अ लोन टू द पार्टनरशिप फर्म, और जब कोई भी पार्टनर किसी भी एलएलपी को लोन देता है तो उसके पास सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रहेंगे जैसे कि वो पार्टनर नहीं है, मतलब कोई थर्ड पार्टी है, आउटसाइडर, उसके राइट्स उस लोन के मैटर में। इसीलिए हम जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ते थे 12th स्टैंडर्ड में या फर्स्ट ईयर बीकॉम में, तो ऐसा समझ के चलना है कि हम पार्टनर्स का कोई भी अमाउंट पे करने से पहले पार्टनर्स का लोन पे करते हैं, है ना, उसे आउट वो प्रायोरिटी दिया जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रायोरिटी। ओके, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 67। तो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये स्पेसिफाई करेगा कि कंपनीज एक्ट के कौन से प्रोविजंस एलएलपी को एज इट इज एप्लीकेबल होंगे या विथ मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल होंगे। ओके, जब भी हम कंपनीज एक्ट के, यहाँ पे 1956 लिखा हुआ है विच इज नाउ 2013। ओके, और ये जो भी नोटिफिकेशन लाया जाएगा, है ना, इसका एक कॉपी, मतलब ऑब्वियस है कि हम लॉ में किसी तरह के चेंजेस करना चाहते हैं तो इट मस्ट बी थ्रू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एलएलपी का जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है, सॉरी पार्लियामेंट ने बनाया है। ओके, तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, वन इज द अपर हाउस, अदर इज द लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, तो दोनों हाउस में रखा जाएगा वाइल इट इज इन सेशन, है ना। तो हम विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, समर सेशन, ऐसे अलग अलग सेशंस पढ़ते हैं, है ना, देखते हैं कि पार्लियामेंट जब भी मोशन में होता है तो उस मोशन मतलब वो काम कर रहा होता है। ओके, जो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग होते हैं एमपीज, तो एमपीज हर बार दिल्ली में बैठे हुए नहीं होते, वो कभी कभी दिल्ली जाते हैं जब उनको बुलाया जाता है कि हम पार्लियामेंट का सेशन शुरू करने जा रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स के ऊपर डिस्कशन है, तो ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग एमपीज वहां पे दिल्ली में जाएंगे, तो उसको कहा जाता है द पार्लियामेंट इज इन
सेशन। ओके, कितने दिन तक रखना है? फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 days, है ना। ये कॉपी पार्लियामेंट में लोगों के ऑब्जर्वेशन के लिए, पढ़ने के लिए, लोग मतलब वहां पे जो एमपी काम करते हैं उनके लिए, है ना। चलो मान लो कि एक सेशन में इतने दिन नहीं बचे, तो दो या दो से ज्यादा सक्सेसिव सेशन, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक सेशंस में टोटल 30 days के लिए वो आपको वहां पे रखना है। मान लो कि सेशन एक्सपायर होने से पहले, ओके, दोनों हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, अग्री करते हैं इन डिसअप्रूविंग ऑफ द इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, या तो अग्री करते हैं इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द नोटिफिकेशन। थोड़ा ध्यान से समझना है। दोनों हाउसेस मिलके ऐसा डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई, इस तरह का कोई नोटिफिकेशन पास ऑन नहीं हो सकता है ना, माने रिजोल्यूशन ड्रॉप हो गया, इसको कहा जाता है द मोशन इज ड्रॉप्ड। ओके, या तो ऐसा डिसाइड होता है कि भाई एज इट इज नहीं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो अगर मॉडिफिकेशन की बात आती है, या तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो फर्दर टाइम बीइंग वो नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक कि उसको हम मॉडिफाइड फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट न करें। ओके, और अगेन मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इट मस्ट बी अग्रीड अपॉन बाय बोथ द हाउसेस। तो अगर पहली बार में दोनों हाउसेस अग्री कर देते हैं और 30 दिन के पहले पहले अग्री कर देते हैं, तो काम खत्म। पर अगर वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, हम इसके अगेंस्ट में वोट करते हैं, तो इसमें भी मेजोरिटी होता है, 1/2, 2/3, है ना, ऐसा मेजोरिटी होता है। तो अगर वो ड्रॉप हो जाता है तो वहां पे कहानी खत्म। बट अगर वो ऐसा बोलते हैं कि हम इसको ड्रॉप नहीं करते हैं, मॉडिफिकेशन करना है, तो पहले मॉडिफाई करो, मॉडिफाइड ड्राफ्ट वापस से दोनों हाउसेस में रखो, दोनों हाउसेस में उसके ऊपर डिबेट होगा, फाइनल वोटिंग होगा, और वोटिंग में अगर मोर देन हाफ लोग हाँ बोल देते हैं, तो ये मोशन अडॉप्टेड ऐसा बोला जाता है, द मोशन इज अडॉप्टेड। मतलब फिर पहले ये बिल होता है, फिर एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वी नो द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ओके, मूविंग ऑन, पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। ओके, मतलब अगर जैसे हमने सेक्शन 35 में पढ़ा था कि हम गवर्नमेंट को, आरओएफ को एनुअल रिटर्न प्रोवाइड करेंगे विद इन अ गिवन नंबर ऑफ डेज, है ना। तो अगर आपने उतने दिन में फाइल कर दिया, तो भी आपको कुछ फीस तो पे करना ही पड़ता है। यू आर सपोज टू पे सम अमाउंट ऑफ फीस वाइल फाइलिंग द डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार। ओके, बट अगर आपने डिले कर दिया, तो जो नॉर्मल फीस पे करना है वो तो करना ही है, बट गवर्नमेंट एडिशनल फी भी प्रिस्क्राइब करेगा। मतलब क्या है कि अगर आप नॉर्मल डेज में करते हो तो 1000 रुपीज, डिले करते हो तो 500 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब ये तो पे करना ही है, और ये हो जाएगा आपका एडिशनल फीस। ओके, बस इतना ही डिस्कशन है इस सेक्शन में। एनहेंस्ड पनिशमेंट। ओके, इन केस ऑफ एलएलपी और पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर, किसी भी तरह का वो ऑफेंस करता है जो सेकंड या सब्सीक्वेंट ऑफेंस है, मतलब पहले भी वो इस तरह का ऑफेंस कर चुके हैं, जिसके लिए क्या प्रिस्क्राइब्ड है? इम्प्रिजनमेंट, है ना। तो बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट एज प्रोवाइडेड। बट इन केस ऑफ ऑफेंसेस जहां पे फाइन प्रिस्क्राइब्ड है, या तो फाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, तो इम्प्रिजनमेंट तो होगा ही होगा, वो तो कंफर्म है। पर जहां पे फाइन प्रिस्क्राइब्ड है, वो पहले जितना लगा था उससे अभी डबल हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ फाइन विल बी डबल, अगर सेकंड या सब्सीक्वेंट ऑफेंस है तो। दैट्स इट फॉर द चैप्टर। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 71 to 77, दिस शुड बी सेक्शन 80। यहाँ तक आपको मॉड्यूल में से खुद पढ़ना है,
I do not consider these topics to be of much importance. Okay, और ये जो कंपैरिजन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एंड कंपनी है वो भी आपको वहां से पढ़ना है. इन केस यू हैव गॉट एनी डाउट you may request your sir. Okay, I'll be having a, let's say, session for the same in case you are having any doubt. Thanks.